हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। मैं जितेंद्र सैनी आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ये क्लास 12th का अपना बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 3। उसका आज हम पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। यानी कि जो अपना चैप्टर नंबर 3 कौन सा चल रहा था, वो था अपना परागण, निषेचन तथा भ्रूणपोष और भ्रूणपोष की परिपक्व या संरचना की बात कर रहे थे। उसका वाला चैप्टर चल रहा था। पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत हमने परागण के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया था। परागण किन किन विधियों द्वारा होता है वो हमने पढ़ा था। पार्ट 3 के अंतर्गत हमने निषेचन को आरंभ किया था। निषेचन के परिभाषा समझी थी, निषेचन के कितने भागों में हम निषेचन को डिवाइड करके समझ सकते हैं, उसके बारे में पढ़ना हमने आरंभ किया था। चलिए आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। निषेचन के बारे में थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा और निषेचन किन किन विधियों द्वारा होता है वो भी देखते हैं। तो पहले तो निषेचन की परिभाषा, निषेचन किसे कहते हैं? तो निषेचन होगा नर तथा मादा युग्मकों का मध्य संलयन की क्रिया होना। क्या होना? नर तथा मादा युग्मकों के मध्य संलयन की क्रिया होना निषेचन कहलाता है। अब निषेचन की क्रिया को समझने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि हमने उसको 2 भागों में बांटा था। पुष्प में, किसमें? कि एक तो परागकणों का अंकुरण और दूसरा आज हम पढ़ेंगे पराग नलिका की वृद्धि। तो पहले वाला थोड़ा रिवाइज करते हैं क्योंकि वो आएगा तभी ये समझ में आएगा। वो आपने क्या पढ़ा था उसको थोड़ा मैं यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करके भी समझा देता हूँ। देखिए हमने पढ़ा था पराग कणों का अंकुरण, ये पढ़ा था। पराग कणों का अंकुरण किस प्रकार हो रहा था कि हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया था और उसके अंतर्गत अंडक का हमने डायग्राम बनाया था। अंडक पे हमने ऊपर की तरफ परागकण रखे थे। परागकण किसकी वजह से आ रहे थे? परागण की क्रिया द्वारा, परागण की क्रिया से आ रहे थे। और अनेक प्रकार के परागकण परागण की क्रिया करते हुए वर्तिकाग्र की सतह पर आ गए। वर्तिकाग्र की सतह पर आ गए थे। वर्तिकाग्र की सतह पर रेजिन, टेनिन, वसा, एंजाइम आदि चीजें ऑलरेडी पहले से उपयुक्त होती है, जो इसकी सतह को क्या बनाती है? चिपचिपा बनाती है। क्या बनाती है? चिपचिपा बनाती है। किसकी सतह को? वर्तिकाग्र की सतह। ठीक है। अभी क्या होता है कि परागकण होते हैं, वो परागकणों का अंकुरण काल होता है। अंकुरण काल के थोड़े दिनों बाद परागकण के जनन छिद्र द्वारा एक नलिकाकार संरचना निकलती है। ठीक है, उसे हम पराग नलिका कहते हैं। उसके निकलने के पहले का जो टाइम होता है, यानी कि परागकणों का वर्तिकाग्र की सतह पर आने से और पराग नलिका के उद्भवन से पहले का जो बीच का टाइम कहलाता है अंकुरण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? अंकुरण काल। तो अंकुरण काल समाप्त होने के पश्चात परागकणों द्वारा क्या होता है कि उनके जनन छिद्र, अंकुरण काल समाप्त होने के बाद जनन छिद्र द्वारा एक नलिकाकार संरचना निकलती है। वो नलिकाकार संरचना क्या होती है? परागकणों से निकलती है जनन छिद्र द्वारा। अब इसके आधार पर हमने बात की थी एक नलिकीय तथा बहुनलिकीय परागकणों के बारे में बात की थी। एक नलिका मतलब कि सामान्यतः एक परागकण क्या करता है? एक ही प्रकार की नलिका का उद्भवन या अंकुरण करता है। लेकिन कुछ ऐसे परागकण होते हैं जो 2 या 2 से अधिक प्रकार, 1 या 2 या 2 से अधिक प्रकार की पराग नलिकाओं का भी अंकुरण कर देते हैं। लेकिन अनेक प्रकार की पराग नलिकाओं का अंकुरण करने के पश्चात भी अंत में केवल एक ही प्रकार की पराग नलिका विकसित होकर बचती है और आगे की तरफ गति करती है। किस तरफ गति करेगी वो भी हमने पढ़ा था। उससे पहले जानते हैं कि इस पराग नलिका की लंबाई कितनी होगी। तो ये भी हमने पढ़ा कि पराग नलिका की लंबाई, ये जो वर्तिका है कि अंडक का दूसरा भाग वर्तिका, ये जो वर्तिका है इसकी वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करेगी। जितनी लंबी वर्तिका होगी उतनी लंबी पराग नलिका निकलेगी। और जाएगी किस तरफ? कि पराग नलिका जाएगी अंडाशय की तरफ गति करेगी। ये सारी चीजें कि हमने बात की थी, परागकणों का अंकुरण की बात की थी, एक दिशीय बहुदिशीय परागकणों के बारे में भी हमने जाना था। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम आज निषेचन का दूसरा भाग, जिसे हम बोलते हैं पराग नलिका की वृद्धि, वो स्टार्ट करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले पीछे वाला आपने रिवाइज कर लिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी था। तो अब पराग नलिका की वृद्धि कैसे? देखो, अब ये मान लो पराग नलिका की है तो इसकी वृद्धि कैसे होगी? कौन इसको अट्रैक्ट करेगा? किस तरफ होगी?
इस प्रकार की चीजों को अभी पढ़ेंगे। तो देखना, पराग नलिका की वृद्धि होती है जो वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। ये हमने अपने पहले पार्ट के अंदर भी पढ़ा था। किसके पहले पार्ट के? निषेचन के पहले पार्ट 3 में, निषेचन जहां से हमने पढ़ना आरंभ किया वहां से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि नॉर्मल सी बात की जाए तो किसी भी एक अंडक के वर्तिका की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई की पराग नलिका बनेगी या पराग नलिका की लंबाई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये काफी बार वाइवा में पूछ लिया जाता है कि पराग नलिका की लंबाई किस पर निर्भर करती है। या फॉर एग्जांपल एक 15 सेंटीमीटर पराग नलिका हो या नहीं हो, बात अलग हो जाती है। कुछ में बहुत बड़ी भी होती है, मक्का वगैरह में बहुत ज्यादा लंबी भी होती है। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बात बता, फॉर एग्जाम्पल मान लो 15 सेंटीमीटर की वर्तिका की लंबाई है, तो वो पूछ लेगा कि पराग नलिका की लंबाई कितनी होगी, तो 15 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होगी, क्योंकि पराग नलिका की लंबाई किसके ऊपर निर्भर करेगी? वर्तिका की लंबाई के ऊपर निर्भर करेगी। तो पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया कि वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है पराग नलिका की वृद्धि। और दूसरा है कि अब अलग अलग प्लांट की पराग नलिका वर्तिकाएं होती है, वो अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ पौधों की वर्तिका खोखली होती है और कुछ पौधों की वर्तिका ठोस होती है आंतरिक रूप से। अब अगर खोखली है तो आराम से पराग नलिका इसके अंदर से नलिकाकार संरचना चली जाएगी, यहाँ से पोलन ग्रैंड से यहाँ से नलिकाकार संरचना आराम से जाएगी, क्योंकि अंदर से क्या है? अंदर से वह खोखली है। लेकिन कुछ ऐसी पराग नलिका वर्तिका होती है पुष्पों की जिनकी आंतरिक संरचना ठोस होती है, उत्तकों का जमाव भरा रहता है, आंतरिक परत में उत्तकों का जमाव भरा रहता है। तो इस प्रकार में आंतरिक सतह पे उत्तकों का जमाव भरा रहता है और इस जमाव भरा रहने की वजह से पराग नलिका आगे किसकी तरफ गति करती है? आपको पता है अंडाशय के बीजांड की तरफ गति करती है। तो उसकी तरफ गति करती है तो मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, और अवरोध उत्पन्न होने की वजह से ही क्या होती है कि पराग नलिका की लंबाई वृद्धि नहीं हो पाती। तो इसके बीच के अवरोध को क्या होते हैं कि जब पराग नलिका का उद्भवन होकर वृद्धि होती है तो पेक्टिनेज एंजाइम स्रावित होता है जिसकी आंतरिक संरचना ठोस होती है। किसकी? वर्तिका की। जिन पुष्पों के वर्तिका की आंतरिक संरचना ठोस होती है उनके अंदर पेक्टिनेज एंजाइम इसके आंतरिक उत्तकों को नष्ट करके अंदर की तरफ एक मार्ग बना देता है। तो खोखली वर्तिका की एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो लीलियम, राइबीज वगैरह जो पादप है, सामान्यतः सभी पादपों के अंदर बात की जाए ऑन एवरेज तो मैक्सिमम है जो खोखली ही वर्तिका पाई जाती है। एग्जाम्पल 2-3 देख लीजिए, लीलियम है, राइबीज है, और कुछ ठोस के एग्जाम्पल भी है, और कुछ ऐसे आंतरिक रूप से आइनोथोरा, पिटूनिया की बात कर ले, ठीक है। तो इनके अंदर तो वर्तिका की बात हो गई। फिर हम बात करते हैं कि जो ये पराग नलिका की वृद्धि होती है यहां से ये कहां जाएगी? आगे ये जाएगी, पराग नलिका की वृद्धि सदैव अंडाशय की तरफ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, ये चैप्टर 1 नंबर का है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, और चैप्टर नंबर 3 और 4 दोनों मिला के 1 नंबर का है। दोनों में से एक चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आता है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। और आपका क्लियर होना चाहिए मेंशन कि अपने को क्या पढ़ना है, किन वीडियो से पढ़ना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये चैप्टर। नॉर्मल सी बात की जाए तो पराग नलिका की वृद्धि सदैव अंडाशय की तरफ होती है, अंडाशय की ओर होती है, और इसमें मदद करते हैं वर्तिका, अंडाशय और बीजांड। किसमें मदद करते हैं? वृद्धि के अंदर मदद कौन करते हैं? अंडाशय, वर्तिका और बीजांड इसकी वृद्धि के अंदर मदद करते हैं। किसकी वृद्धि के अंदर? पराग नलिका की वृद्धि के अंदर। फिर मैं बात करूं तो अब मदद किस प्रकार की जाती है? मदद की जाती है वर्तिका, अंडाशय और बीजांड के अंदर कुछ रासायनिक कारक उपस्थित होते हैं जो इस पराग नलिका को रसायनोवर्ती गति करवाते हैं, ठीक है। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि पराग नलिका की गति एक ही दिशा में एक दिशीय तथा रसायनवर्ती होती है, कीमोट्रॉपिक होती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से
कि रसायन पराग नलिका की गति किस प्रकार होती है और कितनी दिशा में होती है, एक दिशीय होती है और रसायनवर्ती होती है, क्योंकि एक ही दिशा में जाएगी। किस तरफ जाएगी हमने अभी बात की, अंडाशय की तरफ। यहाँ पर अंडाशय है और इसके अंदर केमिकल्स पाया जाता है जो रसायन इसकी तरफ गति की दिशा को बढ़ाता है या अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो पराग नलिका की वृद्धि तो हमने पूरा का पूरा समझ लिया। अब अगला जो टॉपिक होता है एक और इसी से रिलेटेड है, वो है अपने पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। अब पराग नलिका है जो अंडाशय तक तो पहुंच गई, अब वो बीजांड में प्रवेश करेगी तो वो बीजांड में किन किन वे से प्रवेश कर सकती है, कितने प्रकार से पराग नलिका का बीजांड के अंदर प्रवेश हो सकता है, उसको हम समझते हैं। देखिए किस प्रकार क्या है कि नॉर्मल से हम ये डायग्राम बार बार बनाते जा रहे हैं और अपने को तब तक बनाता है तब तक कि अपने को समझ में नहीं आ जाए कि यहां से जो पराग नलिका बनी वो यहां तक आ गई, वर्तिका तक क्रॉस कर लिया। अब ये बीजांड में प्रवेश करेगी। यहाँ पर ये जो बीजांड है, बीजांड की आंतरिक संरचना की बात की जाए तो भ्रूणपोष पाया जाता है बीजांड में और उसके अंदर क्या पाया जाता है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय संरचनाएं पाई जाती है। तो अब ये जो पराग नलिका है वो बीजांड में किस तरफ से प्रवेश करेगी उसके बारे में पढ़ना है। तो पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश किन किन वे से या कितने प्रकार से हो सकता है उसको देखते हैं। तो मुख्य 3 प्रकार से पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश हो सकता है। पहला है अपना बीजांड द्वारी प्रवेश, माइक्रोपाइलर एंड जिसे बोलते हैं, बीजांड द्वारी प्रवेश। बहुत इजी सी बात है कि जब पराग नलिका का प्रवेश बीजांड में बीजांड द्वार से हो, कहां से, बीजांड द्वार से। अब देखो यहाँ पर मैंने बीजांड बनाया, ये इसका बीजांड द्वार है ये वाला, और ये पराग नलिका है, क्या है, पराग नलिका। तो बीजांड द्वारी प्रवेश क्या रहेगा कि जब पराग नलिका का बीजांड के अंदर प्रवेश होगा वो बीजांड द्वार वाले सिरे से होगा। ये बीजांड द्वार है तो बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से होगा तो उसे बोलेंगे बीजांड द्वारी प्रवेश। दूसरा कौन सा है, दूसरा है अपना निभागी या चलजल, चलजल भी कहता है, चलजल एंड से होगा। अब निभाग कहां होता है, देखो निभाग कहते हैं इस वाले क्षेत्र को, बीजांड के ऊपरी क्षेत्र को। तो जब पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश निभागी छोर से हो तो उसे निभागी प्रवेश कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि लगभग अधिकांश 80 से 85% तक पुष्पों के अंदर पराग नलिका बीजांड में प्रवेश बीजांड द्वारी सिरे से ही करती है। कुछ ऐसे 25 या 20 या 15% पुष्पों के अंदर कुछ में निभागी और कुछ में अध्यावरणीय प्रवेश होता है। निभागी में क्या होगा कि जब पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश निभागी छोर से होगा तो उसे हम निभागी प्रवेश कहते हैं। चलजल एंड से होगा, उसका एग्जांपल है अपना बिटुला या केजुराइना। देखो ये निभाग वाला क्षेत्र है, अभी तो यहां से आ रही थी नीचे की तरफ से पराग नलिका, अब ये उसको ऊपर की तरफ से आ रही है इसको भेदती हुई, तो ये निभागी वाला क्षेत्र हो गया, तो निभागी प्रवेश हो गया। फिर पराग नलिका का छोटे छोटे टॉपिक है। और तीसरा और अंतिम है अध्यावरणीय प्रवेश। अध्यावरणीय प्रवेश, अब अध्यावरण क्या होता है आप सभी को पता है, बीजांड अंडाशय में बीजांड के बाहर की तरफ 2 परतें पाई जाती है, अध्यावरण पाया जाता है, इंटीग्यूमेंट पाया जाता है जो उसको सुरक्षा प्रोवाइड करता है। तो जब अध्यावरण को भेदती हुई, ये अध्यावरण है, ये चारों तरफ अध्यावरण पाया, जब अध्यावरण को भेदती हुई यहां से प्रवेश करती है पराग नलिका तो उस प्रकार के बीजांड पराग नलिका के प्रवेश को क्या बोला जाता है, अध्यावरणीय प्रवेश कहा जाता है। तो पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश 3 वे से हो सकता है, बीजांड द्वारी प्रवेश से, निभागी प्रवेश से, अध्यावरणीय प्रवेश से। मैक्सिमम चांसेस में बीजांड द्वारी होता है, निभागी में होता है बिटुला केजुराइना से, और अध्यावरणीय में होता है कुकुरबिटा से। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने निषेचन का दूसरा पार्ट पराग नलिका की वृद्धि के बारे में भी पढ़ा और इसका पराग नलिका की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन, इसको वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। और एक टॉपिक हमने और क्लियर कर लिया है, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से भी है और प्रैक्टिकल की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।